मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 7 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो के माध्यम से नए अध्याय परिमेय संख्या की शुरुआत करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें यह जानना है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसे कि परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में आप शुरू के 5 अक्षर देख रहे होंगे RATIO। इसका मतलब होता है रेशियो, और रेशियो को हिंदी में कहते हैं अनुपात। और दो संख्याओं के अनुपात से आप परिचित हो चुके हैं। यदि दो संख्याओं के बीच 2:3 का अनुपात है तो आप इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख रहे थे, 2/3। तो इस प्रकार की भी संख्याएं हमारे पास हैं जिन्हें हम पहले भिन्न संख्या कह रहे थे। और इनसे पूर्व आप दो, एक प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक सम संख्या है। 3, यह एक पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, विषम संख्या भी है, और दोनों अभाज्य संख्याएं भी हैं। ये जानकारियां आप प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन अब हमें पढ़ना है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो कोई भी भिन्न संख्या जिसमें आप अंश और हर में, अंश में कोई पूर्णांक और हर में कोई दूसरा पूर्णांक प्राप्त करते हैं, जिनके लिए हर में शून्य नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की सभी संख्याओं को, जिनको आप पूर्णांक बट्टे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। कंडीशन ये है कि हर में शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि शून्य भी एक पूर्णांक है। तो आप धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अंश और हर में पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन हर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अंश में शून्य हो सकता है। तो ऐसी सभी संख्याओं को आप परिमेय संख्या कहेंगे, जिन्हें आप इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे बात करते हैं 2 की। 2 क्या परिमेय संख्या है? तो अब आप कहोगे 2 के बट्टे में तो कुछ है नहीं। प्रत्येक पूर्णांक को आप उसके हर में 1 लिख कर दिखा सकते हैं कि 2 बराबर 2/1 है। अब आप देखिए, 2 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, तो इसका मतलब यह एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार माना ऋण 3 की बात की जाए तो ऋण 3 को हम लिख सकते हैं ऋण 3/1। अब देखो, अंश में ऋण 3 है पूर्णांक, हर में 1 है पूर्णांक, शून्य नहीं है, तो ऋण 3 भी एक परिमेय संख्या है। तो अब क्या शून्य को आप परिमेय संख्या कहेंगे? तो आप देखिए, शून्य को आप क्या लिख सकते हैं? 0 बराबर 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब शून्य को हम P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं, जहां अंश में भी पूर्णांक और हर में भी पूर्णांक है, और हर में पूर्णांक शून्य नहीं है। तो इसीलिए हम शून्य को परिमेय संख्या कहेंगे। अब कुछ परिमेय संख्याओं में आपको ऋण चिन्ह मिलेगा, कुछ में धन मिलेगा। तो किस आधार पर यह पता कर पाएंगे कि कोई परिमेय संख्या धनात्मक है कि ऋणात्मक है? एक परिमेय संख्या में लिख रहा हूँ ऋण 2/3, और एक और परिमेय संख्या लिख रहे हैं ऋण 2/3। एक और परिमेय संख्या लिखते हैं 2/3। इन तीनों परिमेय संख्याओं को आपने ध्यान से देखना। अब मैं परिमेय क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अंश और हर में पूर्णांक हैं, और हर में पूर्णांक शून्य के बराबर नहीं है। तो इस परिमेय संख्या में अंश और हर में से एक ऋणात्मक पूर्णांक है, एक संख्या ऋणात्मक है। इसमें दोनों ऋणात्मक हैं, और इसमें भी एक ऋणात्मक है। यदि अंश और हर में से एक पूर्णांक ऋणात्मक होगा तो उसे हम कहेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक परिमेय संख्या हम किसे कहेंगे? जिसका या तो अंश ऋणात्मक हो या हर ऋणात्मक हो। ऋण 2/3 का अर्थ क्या है? देखिए, ऋण 2/3 का अर्थ है कि ऋणात्मक 2 में आपको 3 का भाग देना है। तो जब भी आप ऋण पूर्णांक में धन पूर्णांक का भाग देते हैं तो आपको उत्तर ऋण पूर्णांक के रूप में मिलता है। तो इसको आप लिख सकते हैं ऋण 2/3।
ऐसे ही 2/-3 का मतलब क्या है? एक पूर्णांक धनात्मक है, दूसरा पूर्णांक ऋणात्मक है और आप भाग दे रहे हैं तो उत्तर ऋण में आएगा। तो 2/3, 2 में 3 का भाग देके जो भी आपको मिलेगा वह उत्तर ऋणात्मक आएगा। तो ऋण 2/3 का मतलब भी ऋण 2/3 है, 2/3 का मतलब भी ऋण 2/3 है। इसलिए ये दोनों परिमेय संख्याएं बराबर हैं। अब ऋण 2/3 को हमने ऋणात्मक क्यों नहीं कहा? अब आप सोचिए, माना ऋण पूर्णांक में आप ऋण पूर्णांक का ही भाग देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? ऋण पूर्णांक में ऋण पूर्णांक का ही भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा धन। तो इसका मान हो जाएगा 2/3। इस धन को अगर आप नहीं लिखते हैं, छिपा देते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/3। तो कभी भी ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक का भाग देते हैं तो परिणाम उत्तर धनात्मक आता है। तो इसलिए हम ऋण 2/3 को परिमेय संख्या ऋणात्मक के रूप में नहीं जानेंगे, यह एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसके अंश और हर में समान चिन्ह के पूर्णांक होंगे, या तो धनात्मक पूर्णांक होंगे या दोनों ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, उनको हम कहेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। तो कैसे पहचानेंगे आप धनात्मक परिमेय संख्या को? परिमेय संख्या के अंश में और हर में एक ही प्रकार का पूर्णांक होगा, या तो धनात्मक पूर्णांक होगा अंश में भी हर में भी, या ऋणात्मक पूर्णांक होगा अंश में भी हर में भी, तो उसे हम कहेंगे धनात्मक परिमेय संख्या। तो किस प्रकार की परिमेय संख्या? जैसे हमने अभी बताया था ऋण 2/3 यह एक धनात्मक परिमेय संख्या होगी। 4/5 यह एक धनात्मक परिमेय संख्या होगी। ऐसे ऋण 6/5 यह भी एक धनात्मक परिमेय संख्या होगी। तो धनात्मक परिमेय संख्या में आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अंश और हर में दोनों संख्याएं या तो ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में होंगी या धनात्मक पूर्णांक के रूप में होंगी। अब किसी भी परिमेय संख्या को अगर आप सरल करेंगे, जैसे 12/15 यह मैंने एक संख्या लिखी। अब चूंकि इसके अंश में भी पूर्णांक है और हर में भी पूर्णांक है तो यह एक परिमेय संख्या है। और इस परिमेय संख्या के अंश और हर को आप देख पा रहे हैं कि एक संख्या से हम भाग दे सकते हैं, वह है 3। तो 3 से इसमें भी भाग दे सकते हैं 4 बार, 3 से इसमें भी भाग दे सकते हैं 5 बार। ऐसा भिन्न संख्याओं के सरलीकरण में भी आपने किया है। तो किसी भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप जो होता है वह उसका मानक रूप कहलाता है। तो किसी भी संख्या में आप अंश और हर में यदि समान संख्या का भाग देके उसको और सरल कर पाते हैं तो अंतिम सरल रूप परिमेय संख्या का मानक रूप कहलाता है। तो 12/15 परिमेय संख्या का मानक रूप है 4/5। अब सीखना है परिमेय संख्याओं की हम किस प्रकार तुलना करेंगे। इससे पूर्व आप भिन्न संख्याओं में कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है यह सीख चुके हैं, और यह आपने किया भी था आरोही क्रम में अवरोही क्रम में भिन्न संख्याओं को लगाना। अब परिमेय संख्या को आप भिन्न संख्या के रूप में समझेंगे जिसका हर शून्य ना हो और जिसके अंश और हर में पूर्णांक हो। तो कुछ परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। 2/3, ऋण 3/4, 2/6 और ऋण 5/12। तो देखिए, अगर हमें यह पता करना है कि इन परिमेय संख्याओं में कौन सबसे बड़ी है कौन छोटी है, या इनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाना है, तो भिन्न संख्याओं के रूप में आप सोचिए हम क्या करते थे, पहले सभी भिन्न संख्याओं का हर बराबर करते थे। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, परिमेय संख्याओं का हर बराबर करेंगे। तो पहली परिमेय संख्या का हर 3 है, दूसरी का 4 है, तीसरी का 6 है और फिर 12 है। तो अब सबसे बड़ा हर कौन सा है? 12 है। तो 12 में 6 का, 4 का, 3 का सभी का भाग जा रहा है। तो इन सभी हरों का लॉसो 3, 4 और 6, 12 का लॉसो जो है कितना हो जा रहा है? 12 ही हो जा रहा है। तो हम सभी परिमेय संख्याओं को हर 12 वाली परिमेय संख्याओं में बदलेंगे। तो पहले 2/3 को हम 3 गुणा 4, 3 चक्को 12, तो 2 गुणा 4 2 चक्को 8, तो 8/12।
फिर ऋण 3/4 को भी 12 हर में बदलेंगे, तो ऋण 3/4 गुणा 3 और गुणा 3, तो 3 तिया 9 ऋण, क्योंकि ऋण गुणा धन है तो 4 तिया 12। फिर उसके बाद 2/6 बराबर 2/6 दूना 12, और यहाँ भी 2 बार गुणा करना पड़ेगा, तो 2 दूनी 4/6 दूना 12। फिर अंत में ऋण 5/12 है, तो इसको तो वैसे गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, ऋण 5/12 स्वयं ही ऋण 5/12। तो अब देखिए 8, ऋण 9, 4 और ऋण 5 अंशों में आपने देखना है कि कौन बड़ा है। जिस परिमेय संख्या का अंश बड़ा होगा हर बराबर होने पर वह परिमेय संख्या बड़ी होगी। अब आपने संख्या रेखा में सीखा है कि शून्य बीच में होता है, धन 1 दाईं तरफ तो उतनी दूरी पर बाईं तरफ ऋण 1, बाईं तरफ ऋण 2 तो उतनी दूरी पर दाईं तरफ धन 2। तो उस आधार पर आप बता सकते हैं 8, ऋण 9, 4 और ऋण 5 इनमें कौन सबसे बड़ा होगा। देखो 8 सबसे दाईं तरफ होगा, फिर 4 होगा इधर, फिर उसके बाद शून्य से पहले आपको ऋण 5 मिलेगा, फिर कुछ दूरी पर ऋण 9 मिलेगा। तो सबसे छोटा होगा बाईं तरफ का ऋण 9, सबसे बड़ा होगा 8। तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8। तो 8 किसके लिए आया है? 2/3 के लिए, तो 8/12 सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद 4/12 है क्योंकि हर समान है। उसके बाद ऋण 5/12 है, और फिर अंत में ऋण 9/12 सबसे छोटी संख्या है। तो यह संख्या इससे बड़ी है, यह संख्या इससे बड़ी है, यह संख्या इससे बड़ी है। तो 8/12 किसके लिए? 2/3 के लिए लिखा था आपने, तो 2/3 सबसे बड़ी संख्या है परिमेय संख्याओं में। 4/12 किसके लिए लिखा? 2/6 के लिए। और ऋण 5/12 किसके लिए लिखा? ऋण 5/12 के लिए, ऋण 5/12, ऋण 5/12 के लिए। और ऋण 9/12 किसके लिए लिखा? ऋण 3/4 के लिए। तो यह आपका अवरोही क्रम भी हो गया, सबसे बड़ी संख्या, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। अगर आप पलट दोगे तो आरोही क्रम हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब भी 2 परिमेय संख्याओं या 3 परिमेय संख्याओं की आपने तुलना करनी है तो सबसे पहली बात आप क्या करेंगे? परिमेय संख्याओं का हर समान कर देंगे। उसके बाद संख्या रेखा के आधार पर आप जानते हैं ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों में कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है। तो हर बराबर होने के बाद हम सभी परिमेय संख्याओं के अंशों को देखेंगे। जिस परिमेय संख्या का अंश बड़ा होगा वह परिमेय संख्या बड़ी होगी। तो जब भी आपको परिमेय संख्याओं की तुलना करनी है तो आप हर बराबर करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने की कोशिश की गई कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। किसी भी संख्या को यदि आप अंश बट्टे हर के रूप में ऐसे लिख पा रहे हैं कि उसका हर शून्य के बराबर नहीं हो, और अंश और हर में पूर्णांक संख्याएं हों, या धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, और अंश में शून्य भी हो सकता है, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और रेशनल नंबर से मतलब है कि रेशियो से ही इस नंबर की शुरुआत हुई है। तो रेशियो हम 2 नंबर्स के बीच का रेशियो, 2 संख्याओं के बीच का रेशियो 2:3 को 2/3 के रूप में लिख सकते हैं, जो एक परिमेय संख्या है। अब कुछ परिमेय संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, कुछ धनात्मक होती हैं। यह आपको बता दिया गया कि अगर परिमेय संख्याओं के अंश और हर में से एक संख्या ऋणात्मक पूर्णांक है तो वह ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। अगर दोनों अंश और हर में या तो ऋणात्मक हैं या धनात्मक पूर्णांक हैं तो वह परिमेय संख्या धनात्मक पूर्णांक होगी। तो किसी भी परिमेय संख्या को मानक रूप में कैसे लिखते हैं? उस परिमेय संख्या के अंश और हर में जिस संख्या का भाग जा रहा है उसका हम भाग दे देते हैं, और भाग देने के बाद जो हमें भागफल के रूप में अंश और हर में प्राप्त होता है, इसके रूप में लिखी गई संख्या इस परिमेय संख्या का मानक रूप कहलाती है। उसके बाद परिमेय संख्याओं की हमने तुलना कैसे करी? जिन भी परिमेय संख्याओं के बारे में हमें यह बताना है कि कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है, उनके हमने हर समान किए। फिर अंशों को देखकर यह बताया कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होगी और कौन सी परिमेय संख्या छोटी होगी।